हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ के सिलेबस को शुरू करने वाले हैं और इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग ट्वेल्थ के सिलेबस को थोड़ा रिव्यू कर दें, उसके बारे में थोड़ा हम तुमको बता दें कैसे ट्वेल्थ के, क्योंकि 11th का एग्ज़ाम हम दे चुके हैं और उसके बाद ट्वेल्थ के एग्ज़ाम की बात करेंगे तो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जो हमारा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, हमारे करियर के लिए। तो हम थोड़ा सा इस पे जल्दी क्विकली हम थोड़ा तुमको सिलेबस के बारे में पूरा आइडिया दे दें और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गौर करो, अपने ट्वेल्थ के सिलेबस को रिव्यू अगर करते हैं तो हम जानते हैं हमारे केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं जो ट्वेल्थ के सिलेबस में, उसमें कुछ फिजिकल जस्ट लाइक 11th, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं, कुछ ऑर्गेनिक के हैं और कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। मतलब जैसे 11th में हम लोग देखे थे, कुछ 11th में फिजिकल था, ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक था, ठीक उसी तरह से हमारे पास ट्वेल्थ में भी हम जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक करके तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें ये सब चैप्टर्स मिलेंगे। तो उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है कि कौन से चैप्टर्स हमारे फिजिकल के हैं, कौन ऑर्गेनिक के हैं और कौन इनऑर्गेनिक के हैं। गौर करोगे इसमें सॉलिड स्टेट एक बात गौर करोगे, 2019 में अगर हम बात करेंगे तो उसमें सॉलिड स्टेट को, मतलब पिछले साल सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया था। अब क्या है कि इस बार के सिलेबस को अगर गौर करो तो उसमें सॉलिड स्टेट फिर से ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब है कि हमको ये भी पढ़ना है। तो हमारे पास फिजिकल में 5 चैप्टर्स हो गए। यहाँ से गौर करो, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ पे हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में हमारे पास हैलो अल्केन्स, हैलो एरिन्स, उसके बाद है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कितने चैप्टर्स हैं टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। क्लियर है, 7 चैप्टर्स हैं। और इसमें हम यहाँ पे हमने बताया था कि GOC2 मतलब यहाँ पे हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म पहले हम लोग इसके बारे में आइडिया ले लेंगे और इसका आइडिया लेने के बाद तब हम लोग इन चैप्टर्स को 12th के लिए शुरू करेंगे। उसके बाद आती है बात हमारे पास क्या, इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में हमारे पास है पी ब्लॉक्स में 13th ग्रुप और 14th ग्रुप याद होगा, हम लोग 11th में पढ़े थे। और उसके बाद 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप एलिमेंट हमको पी ब्लॉक में यहाँ पढ़ना है 12th में। डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। मतलब इतने चैप्टर्स हैं जिनको हमको इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। मतलब टोटल इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। तो ओवरऑल तुम ऐड कर लेगा तो 5, 7 एंड 4, तो अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 12 और 4, 16। मतलब कितना चैप्टर, तो 16 चैप्टर वनली। तो वनली से क्या आता है, फीलिंग आता है। अच्छा फीलिंग आएगा कि अच्छा इतने नहीं देखता है, चेक पे लिखा जाता है कौन सी, 1 करोड़ वनली, 2 करोड़ वनली। मतलब वनली का मतलब तुम लोग को फीलिंग आएगा। तो ऐसा ही फीलिंग लेके चलेगा कि ये जो चैप्टर हमारे पास है, हमारे पास ये चैप्टर्स हैं, इतने पढ़ने हैं। ये बात सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्विकली एक बात हम समझा दें, तुम जब बोर्ड के एग्जाम की बात करते हो, ये बात हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बोर्ड के एग्जाम की बात अगर करते हो तो बोर्ड के एग्जाम के लिए बेटा हमारे पास थ्योरी में 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल की बात कर ले तो प्रैक्टिकल जो हमारा है वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिकल स्कूल का चीज़ है। हमारे पास हम लोग यहाँ फोकस अपने 70 मार्क्स के लिए होने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम तुमको इसमें रिव्यू दे दें, ये 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए क्या है और किस तरह से हमारे सिलेबस में ये इंट्रोड्यूस्ड होगा, थोड़ा सा हम इस बारे में तुमको जिक्र कर दें। तो देखो, इन पूरे चैप्टर्स में से जो 5 चैप्टर है फिजिकल का, इन फिजिकल के इस 5 चैप्टर में अगर तुम देखोगे तो इस 70 मार्क्स में से, अगर तुम इस चीज को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस 70 मार्क्स में से 28 मार्क्स, हम थोड़ा सा पहले तुमको क्लियरिफाई कर दें, 28 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। क्लियर है, इस 70 मार्क्स में से 28 मार्क्स जो है वो हमारा कहाँ से है, तो वो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट से है। जबकि अगर तुम बात करोगे तो ये जो हमारे पास है 19 मार्क्स अगर हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो 19 मार्क्स जो हमारा है वो 19 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक
कहाँ से आएगा, इनऑर्गेनिक से आएगा। क्लियर है। और ये मतलब ये फिक्स है, तुमको ये दिमाग में बैठाने के लिए हम थोड़ा सा क्विकली समझा दे रहे हैं। 19 मार्क्स का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आता है और बचा हुआ हमारे पास क्या हो गया, तो वो हमारा हो गया 23 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर हम देखेंगे तो 23 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हमारे फिजिकल से पूछे जाते हैं। तो 23 + 28 + 19 आजकल 70 होता है। ये बात समझ में आ रहा है सबको? चलो वेरी गुड। तो 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये जो 23 मार्क्स मतलब फिजिकल वाले ये 5 दिमाग में क्या बैठाना है, ये 5 चैप्टर कंप्लीट हमने 23 मार्क्स का काम कर लिया। इसमें अगर हम जाएंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, 28 मार्क्स का काम अगर हमने ऑर्गेनिक पढ़ लिया तो हो गया, और ये पढ़ लिए तो 19 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे कवर होने वाला है। ये बात तो हम समझ पा रहे हैं। चलो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और दे दे तुमको। इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस जो आए हुए अभी के रिसेंट ट्रेंड से चले तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ये चीज समझने की आवश्यकता है। तो जो हमने स्टडी किया है क्वेश्चंस के पैटर्न को, तो उसमें एक बड़ा बारीकी से हमने एक चीज ऑब्जर्व किया कि लगभग 40% क्वेश्चंस की बात अगर करोगे तो 40% क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड, मतलब डायरेक्ट थ्योरी जो है उसका एप्लीकेशन है। मतलब डायरेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट से हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट हमारे पास पूछा जाएगा। वो क्वेश्चंस का परसेंटेज लगभग 40% होता है। 30% क्वेश्चंस जो उसमें पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल्स तुमको बनाने हैं वो क्वेश्चंस है। और लगभग 30% क्वेश्चन है वो थोड़ा एनालिटिकल है। तो ओवरऑल रिव्यू में अगर जाएं तो 40% हम सिंपल अगर आसानी से पढ़ रहे हैं तो 40% क्वेश्चन तो हम कर पाएंगे। 60% क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा एनालिटिकल है। लास्ट एक पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर दें, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में हमारे 12th के सिलेबस का क्या वेटेज आने वाला है ये थोड़ा समझ लो। जो 10 साल का ग्राफ दिखता है उसमें हम लोग को ये दिख रहा है कि लगभग 40 to 45% क्वेश्चन, 40 to 45% क्वेश्चन जो है वो 11th के सिलेबस से पूछा जाता है, और 50 to 55% क्वेश्चन मतलब टोटल जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका लगभग 50 to 55% क्वेश्चन हमारा जो है वो 12th के सिलेबस से पूछा जाता है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हम 12th के बोर्ड के साथ साथ हम 50% अपने कंपटीशन के भी सिलेबस को कवर कर पाएंगे और आसानी से करते हैं। तो ये चीज़ हमको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, तो हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी और उस इफिशियंसी को हम मेंटेन रख पाएंगे, अपने इंटरेस्ट को मेंटेन रख पाएंगे और उस पर काम करने में हमको मदद मिलेगी। तो चलिए हम लोग आज अपना पहला चैप्टर, 12th का पहला चैप्टर हमारा जो है सॉलिड स्टेट, उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आएगी कि ये सॉलिड स्टेट में ये सॉलिड होता क्या है। तो इसमें इस बात को स्टेट का मतलब थोड़ा हम समझे तो जितने भी हम पहला बात जानते हैं, ये हम शुरू से जानते आए हैं, मैटर क्या होता है। तो हम कहते हैं कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अपना मास हो और स्पेस एक्वायर करने की एबिलिटी हो उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे पेन है, तो जब हम इसको यहां रख रहे हैं तो डेफिनेटली देखो ये क्या कर रहा है, जहां भी रखेंगे स्पेस एक्वायर करेगा और इसके साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ मास है, तो ये मैटर है। बात समझ में आ रही है। जितने भी मैटर्स हैं बेसिकली ये मैटर जो हमारे हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हर सब्सटेंस, हर मैटर अपने 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड स्टेट और मतलब लिक्विड स्टेट की बात करें वो और गैसियस स्टेट, तो ये जो गैसियस स्टेट है इसको ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन जो 2nd चैप्टर है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात। तो ये जो मैटर की बात हम कर रहे थे, हमने कहा कि बेसिकली जो मैटर है वो मैटर का 3 स्टेट होता है। मैटर के 3 स्टेट हैं, कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सिंपल, तुमको एक बात ये सब जानते हो, हम बस ये क्योंकि इस चैप्टर का ओरिजिन कहीं ना कहीं यहीं से होके आता है तो हम इस बात का एक्सप्लेनेशन तुमको दे रहे हैं, गौर करो। मैटर के 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका मतलब है कि कोई भी एक मैटर अपने तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब तुम गौर करो, एक सॉलिड और ये जो तीनों स्टेट है, ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज्ड। ये बात अगर हम समझें कि
किसी मैटर के तीनों स्टेट आसानी से एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं वेन एवर एप्रोप्रिएट फिजिकल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि ऑल थ्री स्टेट, हम सिंपल बात समझाएं, थ्री स्टेट ऑफ ए मैटर कैन बी इंटरचेंज्ड whenever appropriate physical force is applied। जितना फोर्स लगना चाहिए अगर हम उतना फोर्स लगा दें तो एक मैटर अपने तीनों स्टेट में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो सकता है गैस में, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। किसके कारण से? बाहर से लगाए गए फिजिकल फोर्स के कारण से। फिजिकल फोर्स के कारण से, बाहर से जो फिजिकल फोर्स लगाएंगे उसके कारण से तीनों स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझा दें, तुमको एकदम सिंपल एग्जाम्पल समझा दें, वाटर को ही ले लो। वाटर की बात करेंगे तो वाटर जो हमारा है, अगर वाटर की बात कर लो, जैसे आइस है, सॉलिड है, आइस को बेटा हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में, वाटर लिक्विड, H2O लिक्विड। और अगर हम इसको और हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और फिर से अगर हम वाटर वेपर को कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर लिक्विड में। और फिर इसको अगर हम लोग कूल करेंगे, इसको फिर से हम ठंडा कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? आइस में। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये इसमें कन्वर्ट और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के तीनों स्टेट आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। कब? जब हम जितना चाहिए फोर्स, फिजिकल फोर्स, वो हम लगा दें तो वो तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बात तो समझ में आ रही बात सबको? अब थोड़ा सा समझो एक बात। बेसिकली हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़ चुके थे गैस, सॉलिड, लिक्विड, तीनों की बात करें, अगर थोड़ा हम एक्सप्लेन करें, हमारा एक्चुअली इंटरेस्ट है सॉलिड स्टेट है क्या, सॉलिड किसको कहते हैं, ये बात समझना है। और ये इस चैप्टर का ओरिजिन कैसे होता है, बस ये बात हम समझ जाएंगे तो चैप्टर को समझने में हमको आसानी होगी। तो बात थोड़ा सा गौर करोगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमने गैस पढ़ रखा है, ये हम लोग 11th के चैप्टर में भी थोड़ा सा डिस्कशन किए हुए हैं हम लोग। सिंपल एक बात हम आ रही तो हम लोग क्विकली एक तुमको ऑब्जर्वेशन दे दे, समझा दे। सॉलिड बात अगर तुम सॉलिड की कर लो तो सॉलिड हमारा जो है, सॉलिड में क्या होता है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है? यहाँ पे लिक्विड में देखेंगे तो कंपैरेटिवली पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे किसमें, गैस में, तो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है इन तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंस, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे। पार्टिकल अगर एक दूसरे से दूर होंगे तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, उसके पार्टिकल आसानी से इधर उधर मूव करेंगे, वो हमारे गैस है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब सोचो कि हम गैस से इधर जा रहे हैं तो हमारे पास करना क्या है बेटा, तो सॉलिड, ये गैस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करना है। हाँ, नहीं, ये यहां से कम हुआ, फिर यहां से कम हुआ, तो करना क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करना है। तो गैस था, हमने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करने के लिए उसको कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। तो जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे, बाहर से दबा दिए, कंप्रेस किए तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया, सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। और कंप्रेस कर दिए तो किस में कन्वर्ट हो गया, और स्पेस कम हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें से निकल के आया कि सॉलिड का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा लिक्विड या गैस के कूलिंग से होता है। मतलब कंप्रेशन, कूलिंग का मतलब कंप्रेशन का मतलब सिंपल, तुम अगर गौर करेगा इस बात को ऐसे समझो, घर पे अगर कभी सबके घर में फ्रिज होगा ही, फ्रिज सब जानता होगा, फ्रिज में अगर तुम जाएगा, अगर नहीं पता होगा, नहीं देखा होगा तो जाके फ्रिज उलीट देगा, उलीट के पीछे देखेगा, देखेगा एक गोला सा एक होगा, काला सा स्ट्रक्चर होगा और उस पर लिखा रहता है कंप्रेसर।
क्या लिखा रहता है, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का काम ही होता है क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम करना। तो क्या कर देगा, कूल कर दिया। कूल करना मतलब सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी को, पार्टिकल के एनर्जी को कम करना। क्लियर है। हीटिंग मतलब ये तुम गौर करो, तो हमने यहां देखा कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीटिंग करेंगे तो पार्टिकल की एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो किसमें कन्वर्ट होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा। सिंपल बात समझो इसको, इसी बात पे इस चीज को यहां से समझो। सॉलिड है, पार्टिकल बहुत नजदीक था, हमने हीट किया, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ा और वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। लिक्विड को और हीट किए, इंटरमोलिकुलर स्पेस और बढ़ गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में। यही उलट के सोच ले तो वाटर वेपर को हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर कूलिंग करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, पार्टिकल का इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो गया और हमारा जो है वो गैस कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और कूल कर दिए और कंप्रेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी और कम हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, आइस में, मतलब सॉलिड में। तो एक बात दिमाग में ये बैठा लेने का है हमको कि कोई भी दुनिया का सॉलिड है उसका फॉर्मेशन लिक्विड और गैस के कूलिंग से ही होता है। मतलब सॉलिड आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ लिक्विड और गैस। एक लाइन में क्लियर है बात, सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है सबको, वेरी गुड। चलो, तो बात सीधा सा है कि सॉलिड का जो फॉर्मेशन हुआ, सॉलिड का फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है, कूलिंग से होता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कूलिंग और कंप्रेशन, कह सकते हैं कूलिंग और कंप्रेशन ऑफ लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस के कूलिंग के कारण से ही सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा गौर करना और समझना, तो हम जनरल थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया ले लें। जनरल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो हमने बताया उस चीज को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा गौर करो। हमने अभी यहाँ पे बताया था कि सॉलिड का मतलब क्या हुआ, तो सॉलिड अगर हमारे हैं तो उनके पास गिवन स्पेस में, पहला बात तो जो हम जानते हैं 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड कौन होता है, तो जिसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। जैसे ये देखो पेन है, तो क्या है इसका शेप, ये सिलेंड्रिकल है तो फिक्स है शेप, कभी चेंज होगा नहीं। और उसके साथ साथ क्या है, अगर इसका शेप डिफिनिट है तो हमारे पास क्या है, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डिफिनिट होगा। तो जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होगा वो सॉलिड है। तो जनरल प्रॉपर्टी में तो पहला चीज तो हम जानते हैं सॉलिड के पास, सॉलिड्स हैविंग डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, वो डिफिनिट होता है। क्लियर है बात। चलो दूसरी बात, हमने बताया था इन अ गिवन स्पेस, हमने बताया इन अ गिवन स्पेस या पर यूनिट एरिया हम कह सकते हैं, इन अ गिवन पर यूनिट एरिया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, मतलब ये कि अगर हम एक गिवन स्पेस में लें, हमने इस बात को फिर से हम यहाँ रिकॉल कर दें क्योंकि यही बात तुमको बहुत एक्सप्लेनेशन देने वाला है। अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा है गिवन स्पेस में, पर यूनिट एरिया अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा है तो सॉलिड है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया कम है तो लिक्विड है, और एकदम से कम है तो हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। सबको बात समझ में आ रहा है। तो अब यहां से क्या हुआ सो समझो, अगर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, कम होगा। पार्टिकल जैसे जैसे कम होता जाएगा तो पार्टिकल के बीच की दूरी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। मतलब इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा गैस में होगा और सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में होगा। तो हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन टू सॉलिड्स, बिटवीन पार्टिकल्स, कहेंगे पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम, बहुत ही कम होगा।
क्लियर है बात। अब एक बात समझो, अगर पार्टिकल, दो पार्टिकल नजदीक नजदीक है, दो चुंबक ले लो, दो चुंबक मैग्नेट अगर नजदीक नजदीक है और दो मैग्नेट अगर दूर दूर है, तो अट्रैक्शन कहां होगा? जब नजदीक होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है वह पार्टिकल जितने नजदीक होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगेगा, और दूर होगा तो अट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो यहां पे इनके पार्टिकल्स के पास कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो पार्टिकल दूर दूर है, मतलब नहीं है। यहां पे अगर कहेंगे पार्टिकल क्या है, बहुत नजदीक है, तो सारे पार्टिकल टाइटली एक दूसरे से बंधे रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होगा। तो अगली बात यहां पे आ जाएगी क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन एटम्स, या कह सकते हो पार्टिकल्स, बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स आर मैक्सिमम पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अब देख क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज्यादा होने के कारण से क्या होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो इसके कारण से पार्टिकल एक दूसरे से बंध जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टाइटली बंध जाएंगे। और जब टाइटली बंध जाएंगे तो बंधने के कारण से वो इधर उधर मूव कर पाएंगे? नहीं मूव कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी न के बराबर होगी, जबकि इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझ, जैसे मान ले, सिंपल देख, अगर रूम में तुम एक स्प्रे लेता है और किसी कोना में तुम छिड़क देगा, चाहे रूम में एगो अगरबत्ती जला दे, तो क्या होगा? पूरे रूम में उसका सुगंध थोड़ी देर में फैल जाता है। तो इसके लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, खुद ब खुद फैल गया। क्यों? क्योंकि वो गैसेस पार्टिकल्स हैं, उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो आसानी से पूरे रूम में फैल जाएगा। बात समझ में आ गया? यही थोड़ा सा समझ। इसका मतलब इसके पार्टिकल के पास कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और नहीं होने के कारण से क्या हो गया? तो ये पार्टिकल्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं है तो पार्टिकल्स अलग अलग हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो आसानी से पूरे रूम में फैल गए। दूसरा एग्जाम्पल, पानी लिक्विड है, हम रूम में पानी अगर गिराते हैं तो क्या होता है? पानी थोड़ा सा फैलता है। लेकिन अगर तुम गौर करो तो गैस के कंपैरिजन में पानी क्या होता है? जितना जल्दी गैस फैल जाएगा उतना जल्दी पानी फैलेगा नहीं, जहां पे गिरा है वहीं सतह पे फैला। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है? बहुत ही कम है। ये बात समझ में आ गया। तीसरी बात, अब मान ले कोई रूम था, रूम में तू अकेले रह रहा था, रूम में तुम अकेले रह रहा था, एग्जाम्पल ले ले, और रूम में क्या किया? तुमने वो कलम लिया और एक टेबल पे इस कलम को रख दिया, और रख के तुम रूम में ताला लगा के गया कुछ सामान लाने। 2 मिनट के बाद तुम वहां से लौट के आया, रूम खोला तो कलम उठ के तुम्हारे बेड पे चल जाएगा? अरे चल जाएगा? नहीं जाएगा। अगर गलती से चल गया तो पहले तो तू हार्ट अटैक से मरेगा, कि कहीं भूत ऊत तो नहीं है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कहने का यही हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स के पास क्या है बेटा? इतने हार्डली बंधे हुए हैं, इतने स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं कि ये मूव ही नहीं करेगा, और जब ये मूव नहीं करेगा तो जहां है वहीं के वहीं बैठा रहेगा। बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? गुड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, particle is almost negligible, इस कारण से ये टाइटली बंधे होंगे, इधर उधर मूव नहीं करेंगे। लेकिन पार्टिकल्स हैं तो हो सकते हैं कि अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करें, तो वाइब्रेशन अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात सबको? चलो अब इसके आगे थोड़ा सा और हम बढ़ेंगे और समझेंगे। मतलब इतना बात तो हम समझ गए। सॉलिड एक बार क्विकली रिकॉल कर देते हैं। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट है। गिवन स्पेस में सबसे ज्यादा पार्टिकल होगा तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल बन जाएंगे, इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होगी? बहुत ही कम होगी।
क्लियर हो गया बात। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली बात यहाँ पे आती है कि अगर इसका मतलब है कि पार्टिकल टाइटली बंधे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि सॉलिड हमारे जो होंगे, सॉलिड्स आर हार्ड, ये सॉलिड हमारे होंगे हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, मतलब वही कठोर कह सकते हो, रिजिड होंगे, हार्ड रिजिड, क्योंकि ये हमारे क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली बंधे हुए हैं। तो टाइटली बंधे हुए हैं इसका मतलब क्या हो गया कि हार्ड, रिजिड, नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक कह सकते हैं, नॉन इलास्टिक, नॉन कॉम्प्रेसिबल, नॉन कॉम्प्रेसिबल एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। इस लाइन को हम समझा देते हैं। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बंध गया, तो बंध गया, सारा पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे से बंधता जाएगा, तो कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा अरेंज होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। ये हमारा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गया। क्लियर है बात। उस कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटे से स्पेस में ढेर सारा सब्सटेंस का आ जाना। इसके बाद ये हमारे क्या होंगे, नॉन कॉम्प्रेसिबल होंगे। क्या होंगे, नॉन कॉम्प्रेसिबल और नॉन इलास्टिक होंगे। मतलब सॉलिड कॉम्प्रेसिबल नहीं होता और ना ही वो इलास्टिक होता है। ये बात समझ में आ गया। क्लियर है। मतलब ये अब तुमको कहे कि लोहा को दबाओ, तो लोहा को दबाओ चाहे लोहा को खींचो, तो दबाने खींचने के चक्कर में अपने शहीद हो जाएगा। अरे बात समझा ना। मतलब इनको ना तो हम दबा सकते हैं और ना ही इनको हम लोग लमरा सकते हैं, मतलब भोजपुरी में, मतलब इसको खींच नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेगा, तड़ाक से दो चार गो दिमाग लगाएगा। अच्छा तो सर ये बताइए कि ये रबड़ का होता है। सर रबड़ो तो सॉलिड होता है, तो हम घींचियो देते हैं। नहीं, उसको भी हम लोग वो एक्सपेंसिबल, मतलब वो हमारे कॉम्प्रेसिबल भी होते हैं और वो हमारे स्ट्रेचेबल भी होते हैं। दिमाग में आ रही बात, आनी भी चाहिए। हम लोग भी पढ़ते थे, हमको भी आता था। तो देखो क्या है, हम आगे जस्ट इसके बाद यही डिस्कस करने वाले हैं। दिमाग में बैठा लेना है, रबड़ सॉलिड नहीं है, मतलब रबड़ एक ट्रू सॉलिड नहीं है। क्या है, इस बात का जिक्र करेंगे अभी जस्ट इसके बाद। हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। बात सबको समझ में आया। तो बौड़ाएगा नहीं कि सर रबड़ कौन सी है, तो रबड़ को ट्रू सॉलिड नहीं कहते। क्या कहते, अभी थोड़ी देर में समझिएगा। तो हम समझ गए सॉलिड हार्ड, रिजिड, नॉन इलास्टिक, नॉन कॉम्प्रेसिबल और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। लास्ट पॉइंट एक आता है डेंसिटी का। इनकी बात अगर हम डेंसिटी करें तो डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम जाएंगे तो गिवन मास, अगर पर यूनिट एरिया सारे का पार्टिकल अगर सेम है, तो अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, या अगर हम कह दें इसी बात को हम यहां से रिपीट कर दें कि अगर मान लो गिवन स्पेस लिए थे, यहां भी गिवन वॉल्यूम स्पेस अगर ले लिए, गिवन स्पेस ले लिए, पर यूनिट एरिया है वॉल्यूम ले लिए, उसमें पार्टिकल्स लिए, तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल सॉलिड में था, लिक्विड में उससे कम था और गैस में सबसे कम था। तो पार्टिकल ज़्यादा, वॉल्यूम अगर सेम है, गिवन स्पेस की बात करें तो डेंसिटी क्या था, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, v, और डेंसिटी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया। तो यहां से अगर चलेंगे तो डेंसिटी अगर वॉल्यूम सेम है तो ये तो कट के हट गया, तो डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मास के। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसमें डेंसिटी ज्यादा होगा। और मास किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो जिसमें गिवन स्पेस में पार्टिकल ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। पार्टिकल ज्यादा तो मास ज्यादा, और मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। सबसे ज्यादा पार्टिकल गिवन स्पेस में कहाँ है, सॉलिड में। इस कारण से सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। बात सबको समझ में आ गया। इसका मतलब हम कह देंगे कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैस। तो ये था जनरल प्रॉपर्टी था किसका, ये हम लोग देखे जनरल प्रॉपर्टी किसका, सॉलिड का। हमने कहा था कि सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है,
तो लिक्विड या गैस के कंप्रेशन से जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के कारण से सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, कंप्रेस करने से क्या हुआ? तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो गया। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हुआ, इसका मतलब है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसका सीधा सोच हमारे पास आ सकता है कि हमको अगर सॉलिड बनाना है तो करना क्या है, कैसे भी करके हम उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस को अगर हम घटाने में कामयाब हो गए लिक्विड के, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सॉलिड में। ये तो बात हम समझ में आ रही है हमको। अब देखो तो क्या होगा। तो बात आता है दो तरह का कूलिंग आएगा। हम इस बात को ऐसे समझते हैं, दो तरह का कूलिंग आएगा। अगर देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम करना है तो कम करना है, इसका मतलब है कि उसके टेम्परेचर को कम कर देना है। मतलब रेट ऑफ कूलिंग जो हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कैसे उनको ठंडा किया जा रहा है, इसके अनुसार से हमारे जो सॉलिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन कौन? एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसके अनुसार से? रेट ऑफ कूलिंग के अनुसार से। कैसे? इसको हम समझाते हैं, गौर करो। अगर दो केस लो, एक केस ऐसा है कि कोई ऐसा बॉडी था जिसको हम 1000 डिग्री सी पे रखे थे, 1000 डिग्री सी पे वो गर्म किए थे, और अचानक से उसको उठा के हम कहां डाल दिए? तो उसको अचानक से उठा के हम लोग डाल देते हैं 0 डिग्री या माइनस टेम्परेचर में हम ला के डाल दें, तो क्या होगा? तो वहां पे भी सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा बात, अगर हम कूलिंग कर रहे हैं तो एक ऑप्शन होगा कि 1000 से धीरे धीरे उसको छोड़ दें और वो धीरे धीरे कूल हो। तो ठंडा दोनों केस में होगा, सॉलिड दोनों केस में होगा, सॉलिड का फॉर्मेशन दोनों केस में होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। अगर हम कूलिंग धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा? तो पार्टिकल का जो है धीरे धीरे कूलिंग होगा तो पार्टिकल धीरे धीरे क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा और अपने आप को एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे, एक डिफिनिट पैटर्न पे अरेंज करता चला जाएगा। क्लियर है बात? और एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे जब वो अरेंज करता हुआ जाएगा, उस समय जो सॉलिड का फॉर्मेशन होगा उस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, और उसी को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। एक्चुअल सॉलिड वही है। लेकिन अगर यही कूलिंग कर दें, हम अचानक से कूल कर दें, क्या कर दें? अचानक से अगर हम कूल कर दें तो क्या होगा? पार्टिकल को समय ही नहीं मिला कि वो अपने आप को अरेंज कर सके, और जब अपने आप को अरेंज करने का समय ही नहीं मिला तो क्या हुआ? जिसको जहां जगह मिला वहीं जाके क्लम्प कर गया, और क्लम्प कर गया तो उस समय जो सॉलिड का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड, या इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। मतलब दोनों एक तरह के सॉलिड ही हैं, दोनों का फॉर्मेशन लिक्विड से ही होता है। अंतर क्या है? रेट ऑफ कूलिंग का। अगर धीरे धीरे कूल करेंगे तो पार्टिकल को एक डिफिनिट पैटर्न पे एक समय मिल जाएगा सिस्टमेटिक अरेंज करने का, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। और अगर कूलिंग अचानक कर देंगे, पार्टिकल रैंडमली अरेंज हो जाएगा, समय मिल नहीं पाया, तो उस कारण से वो जैसे तैसे जिसको जहां जगह मिला वहीं क्लम्प करके सॉलिडिफाई कर गए। उस समय जो सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? एमॉर्फस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोलने वाले हैं वो देखो। हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कूलिंग के अनुसार से, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कूलिंग, कैसे कूल कर रहे हैं, कूलिंग रेट कैसा है? रेट ऑफ कूलिंग, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। कौन कौन? एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका मतलब है अचानक से ठंडा किए। एक बार फिर फाइनली रिकॉल कर दे, ये दिमाग में बैठा लोगे समझ। अचानक ठंडा किए, पार्टिकल को समय ही नहीं मिला, जिसको जहां जगह मिला वहीं जाके क्लम्प करके सॉलिडिफाई कर गया।
जबकि अगर सिस्टमेटिक पैटर्न पे धीरे धीरे कूल किए तो पार्टिकल को एकदम सफिशिएंट समय मिला अपने आप को अरेंज करने के लिए, और अगर सफिशिएंट समय मिला तो एक डिफिनिट पैटर्न पे अरेंज होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। तो सॉलिड हमारे दो तरह के हो गए, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को साथ में कंपेयर कर लेते हैं कि इनको हम आसानी से समझ पाएं कि ये सॉलिड्स हमारे कौन हैं और कैसे हैं। थोड़ा सा हम लोग इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस थोड़ा सा हम एमॉर्फस सॉलिड और इनका कंपैरिजन कर लें। कंपैरिजन बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलो हम कंपेयर करते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो देखो, पहला बात हमने अभी जस्ट बोला क्या, रेट ऑफ कूलिंग। तो कहता है कि अगर पार्टिकल को सिस्टमेटिक किया गया, तो पार्टिकल को अगर कूल कर रहे हैं, तो अगर समय नहीं मिला, रैंडमली कूल हो गए, तो ये मतलब कहेंगे पार्टिकल हैज, हम सिंपल ऐसे समझाएं पहले, पार्टिकल हैज नो सफिशिएंट टाइम टू अरेंज इटसेल्फ ड्यूरिंग कूलिंग। कूलिंग के समय पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम होगा ही नहीं कि वो अपने आप के कूल कर सके, मतलब वो अपने आप को अरेंज कर सके। बात समझ में आ रहा है? तो सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, जबकि यहाँ पे हम कहेंगे तो पार्टिकल के पास क्या था, पार्टिकल्स हैविंग सफिशिएंट टाइम टू अरेंज इटसेल्फ, अपने आप को अरेंज करने के लिए इसके पास सफिशिएंट टाइम होगा। कहाँ पे, ड्यूरिंग कूलिंग। जिस समय हम इनको कूल कर रहे होंगे, तो कूलिंग के समय इसके पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम होगा कि वो अपने आप को अरेंज कर सके। बात समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, तो कहता है अगर पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा, तो जिसको जो जहां, जैसे मान लो ये पार्टिकल था, ढेर सारा पार्टिकल इसमें भी है, हम ऐसे समझाते हैं तुमको ज्यादा क्लियर होगा ये। अब देखो, मान लो एक ये पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल अरेंज कर रहा था, तो जैसे ही अचानक कूल कर दिए, तो जिस पार्टिकल को जहां जगह मिला, जिसको जैसे जगह मिला, जिसको जहां मन किया, जैसे जगह मिल गया वैसे वो जाके क्लम्प कर गया। कोई पैटर्न नहीं है, जिसको जैसे हुआ वैसे जाके बस वो क्लम्प किया और इस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जबकि यहाँ क्या हुआ, तो पार्टिकल के पास पूरा समय था, तो अपने आप को एक डिफिनिट पैटर्न पे अरेंज करता चला गया। मतलब तुमको हम सिंपल एक एग्जांपल से ऐसे ही समझा रहे हैं कि क्लियर हो। देखो, ये पार्टिकल अरेंज करते गए ऐसे, तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न से अरेंज हुए और ये जैसे तैसे हो गए। तो क्या हुआ, देखो, अब अगर जैसे तैसे होगा, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इरेगुलर ज्योमेट्री होगी, हैविंग इरेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे। इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। जबकि इसकी बात करेंगे तो हैविंग क्या होगी, हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर का मतलब सिस्टमेटिक, रेगुलर ज्योमेट्री, इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। बात समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है बात? तो ये जो हमारे हैं, इसमें अगर हम गौर करेंगे तो दोनों में अंतर यही है कि इसमें जो हमारा है, इसके पास इरेगुलर ज्योमेट्री है और उसमें रेगुलर ज्योमेट्री है। बात समझ में आ गया? अब देखो, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, ये इसमें क्या है, दोनों में थोड़ा अंतर समझो। अब अगर जैसे तैसे अरेंज हुआ है बेटा, तो यहां से काटेगा तो कुछ और दिखेगा, यहां काटेगा तो कुछ और दिखेगा, यहां काटेगा तो कुछ और दिखेगा। मतलब हर थोड़ा दूर पे अरेंजमेंट डिफरेंट है, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है। जबकि यहां क्या है, एक जो पैटर्न है वही पैटर्न बार बार रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम कहीं से भी कट करेंगे, कहीं से भी हम कट करेंगे तो एक ही तरह का, दूर दूर तक एक ही तरह का पैकिंग होगा। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज पैकिंग या लॉन्ग ऑर्डर पैकिंग। और यहां हर थोड़ी दूर पे डिफर कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट ऑर्डर पैकिंग और शॉर्ट रेंज पैकिंग। सबको बात समझ में आ रहा है? मतलब इसके पास क्या होगा, हैविंग शॉर्ट रेंज पैकिंग। इसके पास है शॉर्ट रेंज पैकिंग है, और इसके पास क्या है, इसके पास लॉन्ग रेंज पैकिंग है। लॉन्ग रेंज पैकिंग है, रेंज पैकिंग।
या लॉन्ग ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, रेंज कहो चाहे ऑर्डर कहो, रेंज या ऑर्डर दोनों बात सेम है, हम सिंपल बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज और इसका क्या होगा शॉर्ट रेंज। ये बात समझ में आ गया। अच्छा अब देख, तो इसका मतलब है, अच्छा तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल, क्यों ज्यादा स्टेबल? सोचो, स्वाभाविक है कौन ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसके पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम मिला, वो एकदम सिस्टमेटिक अरेंज हुआ, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा लगा, ऑर्डरली अरेंज हो गए। स्वाभाविक है वो ज्यादा स्टेबल होंगे और ये लेस स्टेबल होंगे। मतलब ये जो हमारे होंगे, ये सॉलिड जो होंगे ये लेस स्टेबल होंगे और ये जो हमारे होंगे क्या होंगे? मोर स्टेबल होंगे। समझते चलना। अच्छा देख, अगर ये लेस स्टेबल है इसका मतलब ये आसानी से टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से टूट जाएगा। जबकि वो आसानी से टूटने नहीं वाला है, वो स्ट्रांग है। मतलब इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। ये सिंपल हीटिंग से भी, ये सिंपल हीट कर देंगे ये मेल्ट कर जाएगा। मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग ऑर्डर पैकिंग है, मोस्ट स्टेबल है, तो स्टेबल है तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा। मतलब उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगी और हाई होगी। बात समझ में आया? मतलब इसके पास क्या होगा? तो इसका हैविंग नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। जबकि हम इसकी बात करेंगे तो इसका क्या होगा? हैविंग फिक्स एंड वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बात सबको समझ में आ गया? अच्छा एक बात और समझो, ये जैसे तैसे अरेंज है बेटा। अब एगो चाकू ले लेगा, एगो चाकू से अगर बीचे बीच काट देगा, इसको काट दे और चाकू से बीचे बीच इसको काट दे, ठीक है? दोनों को काट दिए, ठीक है? तो इसको काटेंगे तो हर जगह तो पैटर्न सेम है, तो काटेंगे तो क्या होगा? स्मूथ लेयर प्रोड्यूस होगा। आई क्या है? जैसे तैसे अरेंज है, तो जब काटेंगे तो क्या होगा? रफ लेयर जो होगा वो रफ दिखेगा। तो कहेंगे कि व्हेन कट विथ शार्प नाइफ, मतलब धारदार चाकू। इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो ये नहीं कि बौड़ाएगा कि तो बड़ी भारी भरकम इंग्लिश बोल दिए सर। तो धारदार चाकू, व्हेन कट विथ शार्प नाइफ क्या होगा? तो इससे कट करेंगे तो रफ लेयर इज प्रोड्यूस्ड। जबकि यहां क्या होगा? तो कट करेंगे तो क्या बनेगा? यहां स्मूथ लेयर प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? क्योंकि हर जगह एक ही तरह का पैकिंग है। ये बात सबको समझ में आ गया? अब एक बात और समझोगे, ये जो सॉलिड है ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करेगा जिसको बोलते हैं हम एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और आइसोट्रोपिक क्या है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, अलबलाएगा नहीं नया वर्ड सुन के। तो हम पहले लिख देते हैं, इट शोज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। यह एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और ये एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम बोलते हैं इट शोज एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये एनाइसोट्रोपिक और ये आइसोट्रोपिक क्या होता है, हम इन दोनों वर्ड को अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बात और, अब लास्ट पॉइंट हम थोड़ा सा यहीं पे ऐड कर दें इनका। अगर हम देखें एग्जाम्पल, लास्ट हो जाएगा ये बात, एग्जाम्पल देख लो। तो ये हमारे जो अभी हम बोले थे, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे रबड़ हो गया, जैसे ग्लास हो गए, जैसे वुड हो गए, ETC, ये सारे हमारे जो है ये नहीं ग्लास। अब कहेगा ग्लास सर, ग्लास तो देखने में हार्ड लगता है, ये तो ग्लास है, तो ये तो सॉलिड ना होगा। नहीं, वो भी सॉलिड नहीं है। क्यों नहीं है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, बड़ा डिटेल में इसको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेगा। काहे? समझ ही रहा है सब, कौन चीज रंजन सर से पढ़ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, जबकि कितना, जैसे NaCl हो गया, जैसे डायमंड हो गया, सिंपल कहेगा
डायमंड हो गया, जैसे हमारे ग्रेफाइट हो गए, जैसे हमारा जो क्वार्ट्ज हो गया, जैसे बहुत सारे जितना भी एग्जाम्पल करके हमारा जितना भी है सारे के सारे हमारे क्या है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्लियर है बात सबको? तो इसमें इतने बात में अगर हम एक बार क्विकली रिकॉल कर दें तो एमॉर्फस सॉलिड बेटा कौन है? तो ये एमॉर्फस सॉलिड जो है इसके पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम नहीं था अपने आप को अरेंज करने के लिए, तो इस कारण से इसका क्या हो गया, ये जैसे तैसे अरेंज हो गया, इरेगुलर ज्योमेट्री हो गई, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, रेगुलर हो गई। और इसमें अगर जाएंगे तो जैसे तैसे अरेंज हुआ है तो इसमें शॉर्ट ऑर्डर पैकिंग है, वहाँ ऑर्डर्ड है तो वो हमारा लॉन्ग रेंज पैकिंग, ये लेस स्टेबल वो मोर स्टेबल। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोई फिक्स नहीं होगा क्योंकि जैसे तैसे अरेंज हुआ है, सिंपल हीट करेंगे, सिंपल हीट करने से मेल्ट कर जाएगा। और ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। इसको जब कट करेंगे रफ लेयर आएगा, उसमें स्मूथ लेयर आएगा, ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करेगा, वो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अच्छा तो एक बात समझो, ये जबरदस्ती का सॉलिड हुआ कि नहीं? कौन चीज है? जबरदस्ती का सॉलिड है। तो इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम यहीं लिख देते हैं, इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहेंगे ऑल्सो कॉल्ड, ये हमारा स्यूडो सॉलिड है। क्या बोलेंगे इसको? स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फॉल्स सॉलिड, या कहते हैं इसको, स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, या इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो तुमको ये लाइन से समझ में आना चाहिए, सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब ये एक्चुअल में लिक्विड है। क्या है? एक्चुअल में है ये लिक्विड ही, लेकिन अचानक से ठंडा कर देने के कारण से उसके पार्टिकल क्लम्प करके सॉलिडिफाई कर गए हैं। तो ये दिख रहे हैं सॉलिड की तरह, लेकिन वो है क्या? लिक्विड बिहेवियर शो करते हैं। सो दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। जबकि सही में सॉलिड कौन है ये, तो इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे ट्रू सॉलिड। तो जब हम बात सॉलिड की करते हैं, जब हम लोग जनरल प्रोनाउंसिएशन में सॉलिड बोलते हैं, तो उसका मतलब हमेशा हम क्या समझेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड ही। एमॉर्फस सॉलिड सॉलिड नहीं है, वो एक स्यूडो सॉलिड है। यहां तक सबको बात समझ में आ गया? ये डिफरेंस क्लियर हो गया? बस कौन? दो बात को छोड़ के, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, बस ये दो वर्ड को छोड़ के और सारा बात हमको क्लियर हो रहा होगा। इन एग्जांपल्स को भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जस्ट इसके बाद। तो देखो हमने अभी बोला क्या इसमें अंतर क्या था, बचा था बेटा? ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। तो इस टर्म को समझो, आइसो नाम से समझो, आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, और एनाइसो मतलब डिफरेंट। वर्ड क्लियर हो गया? आइसो मतलब सेम, एनाइसो मतलब डिफरेंट। क्या है पहले हम लिख दे रहे हैं, फिर इसको समझना। सब देखो, कहता है व्हेन एनी, कहता है कभी भी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट, व्हेन वी मेजर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज like thermal conductivity, electrical conductivity, refractive index, etc. From a fixed point inside a solid in different direction, if it is same, called, मतलब कोई भी मेजर कर रहे हैं और हर डायरेक्शन में सेम हुआ, इफ इट इज सेम, कॉल्ड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, isotropic property, while if it differs called anisotropic property, anisotropic property।
कहने का मतलब समझो, देखो कहता है कि जब हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, सॉलिड है, तो सॉलिड कौन कौन प्रॉपर्टी शो करेगा, हीट का कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, ये ना कर सकता है, लाइट का कंडक्शन। तो इन सभी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट, देखो इस बात को ऐसे समझो, हमने एक सॉलिड लिया, इस सॉलिड में एक पॉइंट फिक्स कर दिया, और इस फिक्स करने के बाद हर डायरेक्शन में इस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो अगर हमने फिक्स किया और हर डायरेक्शन में इसका मेजरमेंट किए, और इसका मेजरमेंट अगर हर डायरेक्शन में सेम है, तो हम कहेंगे कि ये आइसोट्रोपिक है। अगर हर डायरेक्शन में हमारा जो सेम आ रहा है प्रॉपर्टी, तो हम इसको बोलेंगे कि क्या है, ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है ये। लेकिन अगर यही सॉलिड है और इसमें अगर इसका मेजरमेंट किए और हर डायरेक्शन में अगर डिफरेंट आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पहला लाइन तो समझ में आया। अब थोड़ा सा समझो, कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर बात कुछ हजम नहीं हुआ, मतलब हम कुछ और सोच रहे थे, ऐसा तुम्हारे दिमाग में आएगा। तुम हमसे बोलोगे क्या, सोचो, कहोगे कि सर अभी आप बताए कि ये ऑर्डर्ड पैकिंग था, और जब ऑर्डर्ड पैकिंग था तो पार्टिकल तो सिस्टमेटिक अरेंज है, तो सिस्टमेटिक अरेंज है तो फिर तो इसका ना सर हर तरफ सेम होना चाहिए था, और यहाँ पे पार्टिकल जैसे तैसे अरेंज हो गया था तो इरेगुलर हो गया था, और इरेगुलर पैकिंग हुआ तो क्या हुआ, तो इसके कारण से हर तरफ डिफरेंट आना चाहिए था। स्वाभाविक है, थोड़ी देर के लिए हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे पूछोगे तो, लेकिन नहीं, देखो क्या है बात, यहां समझने का चीज है कि ये जो पैकिंग है, यहां पैकिंग जो पार्टिकल्स अरेंज हुए, तो वो जितने भी एटम्स थे वो अचानक से क्लम्प हो गए। क्लम्प हो गए मतलब सब जैसे तैसे अरेंज होके एक ही जगह क्लम्प कर गया, एक ही जगह जाके वो फिक्स हो गया, और एक ही जगह फिक्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वन सिंपल समझो कि सारे मिलके एक लेयर में पैक हो गए। तो सारे एटम जब एक ही लेयर में पैक्ड है, एक ही जगह पे पूरा पैक हो गए एक लेयर में, तो जिधर से हम सारे एटम्स एक ही लेयर में पैकिंग है, तो कहीं से भी मेजर करेंगे तो उसका कंडक्शन एटम के थ्रू सेम होगा। लेकिन यहां क्या हुआ, यहाँ पे ये जो पैकिंग है सिस्टमेटिक है, तो पहले एटम अरेंज होके एक लेयर बनाया, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, फिर पांचवा लेयर, ये लेयर वाइज बना। मतलब पहले एटम अरेंज होके एक लेयर बनाया, फिर दूसरा लेयर, फिर लेयर, मतलब इसमें लेयर वाइज पैकिंग होगा। और यहाँ पे सारे मिलके एक जगह क्लैंप कर गए, एक लेयर। समझ में आ रहा है? तो सेम लेयर है तो हर जगह एटम है, सेम लेयर है हर जगह तरफ डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। और यहाँ क्या है, लेयर वाइज पैकिंग है। अब लाइट अगर हम दे रहे हैं तो एक लेयर से चाहे एनर्जी दी है हीट, तो पहले पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, ऐसे जाता जाएगा। तो हर डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट क्या होगा, सुबह के जैसे जैसे जाएगा तो कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका जो डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट क्या होगा, उसका मेजरमेंट डिफरेंट आएगा। ये बात समझ में आ गया, क्लियर? इसका एग्जाम्पल तुम दिमाग में बैठा सकते हो। जैसे घर में कभी कभी तुम लोग क्या करता है, घर में कभी कुछ बनाता है, चाहे दाल वाल बनाता है सब, तो दाल छौंकता है, उसमें कुछ ही करता है, वो ले लेता है, कलछुल ले लेता है और उसको गर्म करता है। तो अभी या सिंपल घर पे कभी तुम लोग रॉड ले लिया और आग पे गर्म करता है, तो गर्म करता है तो यहाँ पे लोहा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसको तुम अपने जनरल नेचर से समझो। अब इसको हम हीट करते हैं, तो हीट करते हैं तो अगर हर जगह सेम हीटिंग होता तो यहाँ जैसे ही गर्म होता तो हाथ जल जाता कि नहीं? मेरा बात समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ हीटिंग होता है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा हीटिंग है, और धीरे 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 इधर, अब बहुत देर छोड़ेंगे तब स्वाभाविक है फिर भी यहाँ ज्यादा हीटिंग, यहाँ पे ज्यादा गर्म होगा और यहाँ पे कम गर्म होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, लेयर वाइज हर जगह अगर हम फिक्स करके एक पॉइंट और हर तरफ अगर मेजरमेंट करें तो मेजरमेंट हर तरफ डिफरेंट आएगा, क्योंकि पैटर्न जो है एटम्स का अरेंज होने से लेयर वाइज हुआ है। तो इसका कंक्लूजन सिंपल निकाल के दिमाग में रख सकते हो कि इसमें मल्टी लेयर पैकिंग होने के कारण से हर डायरेक्शन में मेजरमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ एक लेयर पैकिंग होने के कारण से हर डायरेक्शन में इसका मेजरमेंट सेम होता है। इस कारण से ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कौन सो करेगा, एमॉर्फस सॉलिड। ये एमॉर्फस सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है। सबको बात समझ में आ गया? ये बात क्लियर है सबको?
सबको क्लियर है बात। अब एक लास्ट पॉइंट तुमको जोड़ दें, गौर करना समझना। हमने एक वर्ड यूज किया था कि ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड क्यों है, हार्ड होते हुए भी वो सॉलिड क्यों है। और बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होंगे, जैसे हम कोई दिया हो सॉलिड तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो एमॉर्फस सॉलिड है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इस चीज के बारे में डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी पहला क्लास था, तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी जो भी पॉइंट्स थे, लेकिन इससे ही रिलेटेड सारे पार्ट्स आगे तुमको मिलने वाले हैं। हमको मेनली इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन ये डिफरेंस जो था वो हमको जानना जरूरी था, तो ये हम लोग डिस्कस किए। तुम लोग घर पे सोच के अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को, क्या कि ग्लास को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड क्यों कहते हैं, सोच के आएगा। सब क्लियर है बात, क्लियर है सबको। चलो तो इस वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।